सिलेबस पे इतना गौर नहीं किया था, मैंने अपना स्ट्रैटेजी भी इतनी एप्ट नहीं रखी थी, तो उन कमियों को मैंने इस बार पूरा किया था। तो यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आई पर्सनली ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस, सो डेफिनेटली कंटेंट इज ऑल्सो गुड एंड सर का पढ़ाने का तरीका तो ऑल दो आई वुड से कि सर बहुत राजस्थानी में बोलते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी। आई यूज्ड टू स्किप दैट पार्ट बट यस आई हैव गॉन थ्रू इट, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज राजस्थानी में करनी पड़ जाती है कभी-कभी। हमारा क्राउड जो है डिमांड भी ऐसी रहती है। आपको क्या लगता है राइटिंग का कितना फर्क पड़ता है? थोड़ा सुंदर होना चाहिए या नॉर्मल है तो भी चल जाती है, बहुत खराब है तो भी चल जाती है? तो मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप तो इंग्लिश मीडियम में हो तो हिंदी में प्रॉब्लम हुई आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज? यू नो योर स्ट्रेंथ्स बेटर एंड यू नो योर वीकनेस बेटर। फीमेल टॉपर से जो है वो एक बार हमें मिला है। सेकेंड टाइम में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें, एक गर्ल्स के लिए क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग होती है। इंग्लिश में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं तो इसका रीज़न क्या है? और थोड़े वर्ड्स भी वर्ड्स अपन चूज करते हैं तो इंग्लिश में थोड़े क्वालिफाइड वर्ड्स चूज करते हैं तो थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर लगता है। एक तो जो है वो इनोवेटिव लिखते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो आई डेफिनेटली वुड अप्रिशिएट इफ यू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स रादर देन पैराग्राफ डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन की डिमांड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सिलेबस कभी पूरा होता है? कभी नहीं होता। कभी सेल्फ स्टडी, और वो भी दोनों अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी में हमने जो है वो की है। तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से, वो नुस्खा इनको बताएं तो आज प्लीज सर की बातों पे बिल्कुल ध्यान दो और जो कह रहे हैं दैट इज़ वेरी ट्रू, एवरीबडी इज डूइंग दैट। और टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो, हर दिन लिखो कि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और जाना भी नहीं चाहता कोचिंग्स में और वो 10-10 घंटे की क्लासेस लेके बैठो। अपनी हॉबी परस्यू कीजिए। आप डांस करते, लाइक मैं मधुबनी पेंटिंग करती हूँ। नमस्कार, राम राम, आप सभी का स्वागत है बूस्टर एकेडमी पे। और काफ़ी दिनों से मैं एक जो है वो डिमांड थी कि एक फ़ीमेल टॉपर, कोई हमारी बड़ी बहन, कोई हमें इस तरीके से समझाए। लड़कों की भी डिमांड थी कि फ़ीमेल टॉपर से जो है वो एक बार हमें मिलाएं। और सर सारे दिन लड़कों को आप लाते हो तो एक फ़ीमेल टॉपर से भी हमें मिलाओ। तो आज हमारे सामने जो है वो हमारे लिए 94 रैंक आस्था जी शर्मा है। तो सबसे पहले तो मैम बूस्टर एकेडमी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और हम स्टार्ट करते हैं। तो मैम पहला मेरा एक ही सिंपल सा सवाल कि लास्ट टाइम आपकी रैंक जो थी वो 503 थी। yes, तो इस टाइम आपने एक्सपेक्ट किया था 94 रैंक का? यस सर, मैंने एक्सपेक्ट किया था, ऑल्दो मैंने इसे बेटर एक्सपेक्ट किया था बट टॉप 100 चलें, इट्स फाइन। ये मुझे लास्ट टाइम में मेरे इश्यूज जो थे वो पता थे, लूप हॉल्स, लाइक मैंने सिलेबस पे इतना गौर नहीं किया था, मैंने अपना स्ट्रैटेजी भी इतनी एप्ट नहीं रखी थी, तो उन कमियों को मैंने इस बार पूरा किया था। और अगर आपने जब रिजल्ट ऑलमोस्ट रात को 11-1 बजे तक आया था तो आपने खुद ही देखा रिजल्ट? नहीं सर, मैंने खुद ही नहीं देखा। ये हिम्मत होती ही नहीं है कि कोई दूसरा देख के बता दे। नहीं, एक्चुअली मैं तो पीडीएफ पे ब्राउज ही कर रही थी और मेरी भाभी ने देख लिया था रिजल्ट। मुझे तो मिल नहीं रहा था रोल नंबर। उस समय सारे घर वाले एक ही रूम में बैठे थे सारे? हाँ, ऑलमोस्ट फैमिली थी। तो इस बार घर वालों को लगा कि मतलब जो है वो इस बार प्रॉपर आ रहे हैं, मतलब आनंद है? पिछली बार और इस बार वाले में क्या अंतर? हाँ, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस पिछली बार भी थी क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ थ्रू आउट। मेरे ग्रेजुएशन में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी और 10th 12th में भी मैं हमारे कॉलेज स्कूल की टॉपर थी। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी बट वो फुलफ़िल नहीं हो पाई थी और होपफुली इस अटेम्प्ट में फुलफ़िल हुई हैं। हाँ, मैम के बारे में बता देता हूँ आपको। 10th में जो है वो 9.6 जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम चलता था, CGP। हाँ, और 12th में 92%। फिर मैम आपने जो है वो ग्रेजुएशन में क्या किया? मैंने डेंटिस्ट्री की है SMS मेडिकल कॉलेज से। ओके, मैम ने जो है वो डेंटिस्ट डॉक्टर है मैम। और उसके बाद में तो वहाँ मतलब डॉक्टरी के साथ साथ आपको मज़ा नहीं आ रहा था कि डॉक्टरी में? उस समय आपने तैयारी चालू की है बाद में चालू की? नहीं, ऐसा नहीं था, मज़ा तो उसमें भी आ रहा था मुझे क्योंकि एक मेरा गवर्नमेंट कॉलेज था और काफ़ी एक्सप्लोर करने का था। हाँ ठीक है, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन। तो घर में सारे ही डॉक्टर हैं या एक बार आप बताएं बच्चों को? हाँ, एक्चुअली मेरी फैमिली में सब डॉक्टर हैं। मेरा भाई है डॉक्टर कनिष्क शर्मा, वो HOD हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के। मेरी सिस्टर इन लॉ भी गायनेकोलॉजिस्ट है और मेरी छोटी सिस्टर भी डॉक्टर है। तो यस, फैमिलीज ऑफ डॉक्टर्स। ओके, तो फिर आपको लगा कि एक जो है वो प्रशासन में भी जो है वो जाना चाहिए। ऑलमोस्ट डॉक्टर तो सारे हो ही गए हैं इतने परिवार में। तो ये जो है वो उस समय कॉलेज के टाइम में आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था? हाँ, मैंने इंटर्न से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इंटर्न से पढ़ना स्टार्ट, प्रैक्टिस आपने की नहीं, फिर आप इधर ही लग गए? नहीं, मैं
ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई नहीं थी उस टाइम पे ही मैंने एग्ज़ाम दे दिया था। ओके, तो आज हमारा जो ये इंटरव्यू होगा वो दो चीज़ों पे मेन फोकस करेगा, और दो चीज़ों में जो मेन चीज़ें हैं, एक तो सेकंड टाइम में हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट करें, एक गर्ल्स के लिए क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग होती है, और उसके साथ साथ तीसरी चीज़ में मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें जो है वो और ज़्यादा बेहतर करनी चाहिए, या इंग्लिश के अंदर में एक बात चलती है कि कंटेंट तो है नहीं पर रिजल्ट सबसे ज़्यादा है। तो ये धारणा भी क्या है, भाई कंटेंट नहीं है तो आपके रिजल्ट भी इंग्लिश के इतने अच्छे आ रहे हैं, भाई जनरली तो होना चाहिए ना, कंटेंट नहीं है तो रिजल्ट कम होगा, रिजल्ट तो अच्छे आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, और अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो मैम से मैं पूछूंगा, कि मेरा काम आजकल पूछने वाला भी हो रहा है कि 3 दिन हो गया और मेरे को लग रहा है 10 दिन में इसी फॉर्म में रहूंगा, क्लासेस थोड़ी कम हो रही है। तो अब मैं मैम से पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा आपसे कि ये जो इंग्लिश में कंटेंट तो जो है वो है नहीं, लोग बोलते हैं ये कम है, हम भी ट्रांसलेट करवा के प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, डिले भी हो जाता है, पर इंग्लिश में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसका रीजन क्या है? जितना मुझे लगता है इसका रीज़न है कि मोस्टली हिंदी मीडियम के बच्चे स्पून फीडिंग पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और दूसरी चीज़ जो मार्केट में नोट्स होते हैं हम उन पे ही बहुत फोकस करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल है नहीं क्योंकि कंटेंट इतना अच्छा है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अपने इनोवेशंस और क्रिएटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लाइक एनसीईआरटी है और सिलेबस पे फोकस करते हैं, तो सिलेबस भी कोई टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं तो वापस गूगल करते हैं, ब्राउज करते हैं, और फिर देखते हैं कि उसमें अपने कंटेंट को और इनोवेशन और क्रिएटिविटी कैसे किया जाना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ मेजर रीज़न कि थोड़ा वैल्यू एडिशन हो गया, कुछ ऑर्गेनिक सा हो जाता है, अच्छा हो थोड़ा जाता है, ऑर्गेनिक हो जाता है, और थोड़ा जो लीग है उनसे आपका आंसर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मैम की पहली चीज क्या है कि जो बेसिक जो चल रहा है उन्हें तो सभी पढ़ रहे हैं, तो आप वो सब कुछ सेम ही पढ़ के और सेम ही पॉइंट लिख के अगर आप मेंस देंगे तो सारी कॉपियां भी सेम ही लगती है, आपकी कॉपी अलग से नहीं दिखेगी वहाँ पे। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा ट्रांसलेट खुद करते हैं, और जब आदमी ट्रांसलेट के लिए जोर लगाता है तो 2-4 चीजें नहीं देख आता है, और चाहे वो एनसीईआरटी हो, किसी की और कोई रिपोर्ट देख ली एसडीजी के बारे में, तो वहाँ पे अच्छी चीजें आ जाती है। और भैया इंग्लिश लिखने में लागे भी चौकी है, मतलब सुनने भी बढ़िया लगा अंग्रेजी, और थोड़े वर्ड्स भी वर्ड्स अपन चूज करते हैं तो इंग्लिश में थोड़े क्वालिफाइड वर्ड्स चूज करते हैं, तो थोड़ा अट्रैक्टिव आंसर लगता है। हाँ, जैसे वित्तीय समावेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो वो थोड़ा सा मतलब एक रिदम भी अच्छा आ रहा है इसके अंदर, तो ये बात तो एकदम सही है। तो एक तो जो है वो इनोवेटिव लिखते हैं और उसके साथ साथ वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो आप हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कहना चाहेंगे कि वो भी थोड़ा इनोवेटिव, और हम तो खूब इस बार बूस्टर ने इनको खूब कंटेंट जो है ना मैंने पूरा का पूरा खुद ही बना के दिया है, तो इनको वैल्यू एडिशन थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बार हमारा पहली बार कंटेंट बाहर गया, तो वो अभी जो तरीका चल रहा था लीक से हटके दिया है, लेकिन फिर भी इनको वैल्यू एडिशन के लिए आप रिकमेंड करें? डेफिनेटली आप आंसर्स कहीं आप जो मटेरियल है वो कहीं का भी यूज़ कीजिए, डजंट मैटर्स, बट अपना वैल्यू एडिशन जरूर कीजिए, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। हाँ, क्योंकि भाई अब आज अगर मेंस में अगर आप अपने कंटेंट की बात करें तो 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट 15-20 हज़ार में से अभी पढ़ रहे हैं, तो उन 5 हज़ार के पास बराबर हो गया, तो 5 हज़ार के पास कंटेंट बराबर हो गया, ठीक है, बाहर वाले भी वही कंटेंट ले रहे हैं, तो इस बार जो है वो सारा ट्रेंड अपने अनुसार जो है वो कंटेंट सेम हो जाएगा। पिछली बार दूसरा कंटेंट सेम था, वो एक नया हो गया, लेकिन फिर जाके वो कॉमन हो जाएगा क्योंकि वो सबके लिए हो गया, सबके लिए तो आपको कुछ वैल्यू एडिशन, फॉर्मेटिंग, डायग्राम बनाना, सेगमेंटेशन करना। एक चीज मैंने जो है वो हरीश जी से भी पूछी थी, हरीश जी और मैम जो है वो बैचमेट ही हैं, और इस बार जो है वो रैंक भी आसपास यही है 85 और 94। तो मैं मैम से एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपके यहाँ पर जो अगर हम लोग बात करें वैल्यू एडिशन की, तो वैल्यू एडिशन के साथ साथ बुलेट पॉइंट के लिए हरीश जी ने कहा कि बुलेट पॉइंट जरूरी है, ये तो वो क्या आपको क्या लगता है, पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए ज्यादा? नहीं, मैं नहीं, वैसे ही डिपेंड्स ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। एथिक्स है तो एथिक्स में आपको मोस्टली पैरा ही लिखने, अब आप पॉइंट्स में नहीं लिख सकते। यस, अगर आप इकोनॉमी का सेक्शन कर रहे हैं तो इकोनॉमी, लेट्स सपोज कोई भी स्कीम पे क्वेश्चन आता है, लाइक समर्थ योजना हो गई या फिर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, तो वहाँ पे आप लिखिए कि वो लॉन्च कब हुआ था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट्स क्या है, मिशन क्या है, उसका रीसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो ये 5-6 पॉइंट्स अगर आप प्रायरली एग्जाम में ही, मतलब एग्जाम से पहले इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो आप उन्हीं पॉइंट्स को फिर आंसर में लिखेंगे। तो आई डेफिनेटली वुड अप्रिशिएट इफ़ यू राइट योर आंसर्स इन पॉइंट्स रादर देन पैराग्राफ, डिपेंडिंग ऑन दी
क्वेश्चन की डिमांड क्या है? on demand of the question. हाँ, तो समझ में आ रही है ना कैसा क्या है? वैसे मैं मैम को बोलूँगा कि जो है वो अंग्रेजी वालों के साथ साथ थोड़ा हिंदी वालों का भी ध्यान रखें आप। और वैसे मैम वाली समझ में भी आ रही है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा कई दिनों बाद में जो है आपको फीमेल टॉपर से सुनने को मिल रहा है। नहीं, यहाँ पे क्लासेस में भी हम सारी मेल फैकल्टी है, फिर टॉपर भी सारे मेल ही आ रहे हैं, तो लड़कों के लिए आज जो है वो सबके लिए कुछ नयापन होगा। तो उसके साथ साथ जो है मैं एक चीज़, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया है यहाँ पे कि इंग्लिश के अंदर जो है वो जो भी आप लिखें हिंदी या इंग्लिश में, वैल्यू एडिशन के साथ साथ जो है वो बुलेट पॉइंट्स में लिखें। अगर क्वेश्चन में आए गया कि लेख लिखिए तो फिर वहां पे मत तो लिखिए, फिर उसमें थोड़ा देखिए पूरा आप। पैराग्राफ फिर बाद में पैराग्राफ ही लिखना होगा। और जहां तक है जैसे सब्जेक्ट के अंदर एथिक्स हो गया मैम, तो ठीक है वहां पे पॉइंट कम बनते हैं, बट अगर नैतिक मूल्य की बात आ गई तो वहां 4 पॉइंट बना सकते हो आप। हाँ, वही मैंने कहा, डिपेंडिंग ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। ये थोड़ा प्री अज्यूम मत करो कि बुलेट्स में ही कोटेशन लिखना आ गया है। तो Yes. वहां पे फिर बाद में जो है वो पैरा में लिखना होता है। आईआर में भी अगर कोटेशन आ गया कि भी G77 G7 का पूरक है, तो अब वहां पे आप पॉइंट नहीं बना सकते, वहां पे आप पॉइंट्स नहीं बना सकते। तो वही है कि क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना तो पड़ेगा। ताकि राइटिंग सुंदर ही है। हाँ, मेरी राइटिंग अच्छी थी। राइटिंग अच्छी थी, तो आपको क्या लगता है राइटिंग का कितना फर्क पड़ता है? थोड़ा सुंदर होना चाहिए या नॉर्मल है तो भी चल जाती है, या बहुत खराब है तो भी चल जाती है? राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। आप अगर लिख रहे हो तो सामने वाले को समझ आ जाना चाहिए बस। हाँ, मतलब मेरा पर्सनली मानना है कि राइटिंग थोड़ी अप्रिशिएबल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि एग्जामिनर आपको नहीं जानता पर्सनली, वो आपके आंसर्स को ही जानता है। और अगर आपके आंसर्स थोड़े प्रेजेंटेबल रहे, अच्छी राइटिंग लगी, तो ही विल फील गुड एंड ही विल ऑब्वियसली ट्रीट योर कॉपी द वे ही ऑब्वियसली ही विल अप्रिशिएट योर आंसर्स। सो आई वुड डेफिनेटली से कि थोड़ा अगर राइटिंग ठीक नहीं है तो प्रैक्टिस इट, बट नहीं बिल्कुल प्रैक्टिस हो पाएगी, नहीं अच्छी हो पाएगी, तो राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए। वो समझ तो आया, समझ ही नहीं आ रही तो वो आंसर आपको क्या मार्क्स देगा? सही है। और मैं इनको खुद को कहता हूँ कि आप अगर आपको लगे कि राइटिंग का फर्क नहीं पड़ता तो आप 1-2 कॉपी चेक खुद करो। बहुत ही खराब और अगर समझ में नहीं आ रही है राइटिंग तो एग्जामिनर एवरेज मार्किंग कर जाता है। और थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो, अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है तो स्पष्ट लिखें, साफ लिखें, दूर दूर लिखें, पॉइंट्स में लिखें, डायग्राम बना दें, तो आप उसको फॉर्मेटिंग डेकोरेशन से वो थोड़ी और अच्छी हो जाती है। गर्ल्स तो वैसे भी जो है वो ऐसे करके बहुत बढ़िया तरीके से ड्राइंग में अच्छी होती है। हाँ, तो वो ज़्यादा बढ़िया। और मैम एक चीज़ जो है वो मेरा ये मानना है कि अपन जो स्टूडेंट जो लर्नर्स देख रहे हैं वो नेक्स्ट वैकेंसी को टारगेट कर रहे हैं, तो 1 साल में क्या है जो सुधर नहीं सकता? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो 1 साल में भी नहीं सुधर सके। अगर हम आज से फोकस करें, हम इस चीज़ को अवॉइड ही करेंगे कि मेरी राइटिंग खराब है, इससे भी काम चल जाएगा। अब राइटिंग सुधारने वाले के लिए 2 फायदे हैं। सुधारने के लिए लिखना पड़ेगा तो वो लिखने की हैबिट हो जाएगी, और इस चक्कर में उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और वो लोगों से पहले लिखने लग जाएगा राइटिंग सुधारने के चक्कर में। तो जब 1 साल टाइम है तो मेरे हिसाब से ये कहना है कि मेरी राइटिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ख़राब थी और मुझे लगता था कि बहुत ख़राब राइटिंग है, और मेरे घर में मेरी राइटिंग ख़राब थी, मम्मी की, सिस्टर की, सबकी राइटिंग अच्छी है। आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ मैं, वहाँ पे तो सबकी अच्छी होती है, तो मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी। तो मैं थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखना, अच्छा पेन यूज़ करना, ज़्यादा लिखना। तो आई थिंक आप इनको कहो कि अभी से थोड़ा थोड़ा सुधार लो। नहीं, 1 साल तो बहुत लंबा टाइम है। 1 साल तो में तो इंसान कुछ भी कर सकता है, तो राइटिंग पे ज़रूर फोकस करिए। अगर बहुत ही ख़राब है हाँ, तो हम ये नहीं कह रहे कि सुलेखन में चले जाओ आप, बस सिंपली अच्छी हो जाए। राइटिंग डज मैटर्स अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, करती है। मैं फर्स्ट इंप्रेशन वही है आज के टाइम में। जाते ही सबसे पहले गुणों का मूल्यांकन बाद में होता है। व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, तो एक उसका फिजिकल पक्ष भी है, एक साइकोलॉजिकल पक्ष भी है। तो गुणों का मूल्यांकन बाद में होगा ना, पहले भौतिक स्वरूप भी ठीक होना चाहिए। ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि एकदम ही बहुत सुंदर है तभी काम चले, पर बेसिक ठीक होनी चाहिए। अगला मैं क्वेश्चन आपसे यही पूछूंगा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नहीं हुआ था तो आके आपको उस दिन जब जो रैंक आती है 503, मेरी भी नियर बाई थी, 534 थी कोई टाइम में, तो जनरली चलो ठीक है अलॉटमेंट हो गया, आप जाके जॉब भी करने लग गए। अब वहाँ जब हम एक्सपेक्टेशन आरएस की रखते हैं, आरपीएस, आरटीएस, अकाउंट सर्विस, जो प्रीमियम पोस्टों के ऊपर रखते हैं, और वहाँ जाके आदमी को ऐसा लगता है कहाँ फंस गए यार, कहाँ फंस गए यार, है ना? तो उस समय आपको जो कमियां थी उनको कितने दिन में आपने रेक्टिफाई करना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे की ये कमी है, मैं इनको सही करना कब तक स्टार्ट कर दिया था आपने? एक्चुअली जब मैंने पेपर लिखे थे लास्ट टाइम, तो पेपर लिखते ही टाइम मैं 4th पेपर लिख के जब बाहर आई थी, उसी दिन मैं समझ गई थी कि मैंने सिलेबस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिए। तो द लास्ट डे व्हेन आई रोट द 4th पेपर, उस नेक्स्ट डे से आई वाज श्योर कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, मेरे को सिलेक्शन होगा, दैट आई वाज श्योर। बट
top 10 20 100 में आई एम नॉट गोइंग टू गेट इट. सो द वेरी नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट. ओके, ये मैम ने एकदम सही बात बताई. तो जो लोगों का अभी अगर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ हो या कुछ अगर कमियां रही हैं, तो आप अभी से उनमें इम्प्रूवमेंट. मेरे को खुद को पता है, लास्ट टाइम पेपर दिया था 2016 वाली वैकेंसी में, तो वो आप वाली बात पेपर से बाहर आते हैं मेरे को लगा इस बार होए तो भी कोई इतना कोई मजा तो आएगा नहीं. तो हाथों हाथ सारा कंटेंट खुद बनाना स्टार्ट कर दिया था. और शांति काल में है ना, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, खुद के नोट्स बना सकते हो, कुछ और अच्छा कर सकते हो, जो चीजें कमजोर है उन पे आप जो ध्यान दे सकते हो. तो ये अच्छा तरीका है कि आपको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करना होगा और आप अपनी कमियों को सुधार करके अब से वापस स्टार्ट कर सकते हो. बच्चे जनरली गलती यही करते हैं, सेल्फ असेसमेंट तब करते हैं जब नोटिफिकेशन आ जाता है, तब फिर एक हाबर तौबर में बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो फिर अगेन दे कम बैक टू जीरो. हर बार मूल अधिकार रट के जाने से मेंस नहीं होता. हमें जो है वो जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, हाइपर एक्टिविज्म क्या है, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में रिफॉर्म्स क्या हो सकते हैं. तो ये सारी चीजों पे जब भी होगा जब शांतिकाल में शिद्दत से आदमी एफर्ट डाल सके. आप तो इंग्लिश मीडियम में हो, तो हिंदी में प्रॉब्लम हुई आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज में? हिंदी में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है और मेरे को हिंदी पढ़ते हुए रोना आता था. आई मीन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुई है. ऐसे विलोम शब्द प्रत्यय उपसर्ग अच्छे नहीं लगता. मैंने 10th में हिंदी छोड़ दी थी, मतलब मेरा सीबीएसई बोर्ड था, तो लास्ट 10th में मैंने हिंदी पढ़ी थी. उसके बाद 9-10 ईयर्स तक मैंने हिंदी को टच भी नहीं किया था. तो सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ना नहीं था, सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए हिंदी पढ़ना था. पहली बार कोई आदमी मिला है जो ऐसे बोला कि हिंदी से जो है वो मेरे को बहुत यहाँ जितने भी आते हैं ना वो ऐसे ही कहते हैं बस अंग्रेजी से पीछा छुड़ा दो, अंग्रेजी से पीछा छुड़ा दो. तो ये तो सही बात है. आज मतलब आप इनको समझा भी सकते हो ये चीजें. इनकी ये समस्या रहती है कि अंग्रेजी से हमें तो जोर आता है, और हिंदी अंग्रेजी लैंग्वेज जो है ना वो पैसेंस चेक करता है, ऐसा सब्जेक्ट है ना. 2-2 महीने तक इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं है, 3 महीने तक नहीं दिखता है. अब जैसे कोई इंग्लिश हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में सोचेगा तो 3 महीने पढ़ने के बाद में भी ट्रांसलेशन नहीं हो रहा तो डिमोटिवेट हो जाता है. तो वो थोड़ा इनको बताओ कि हिंदी में आपने क्या किया ऐसा? मैंने तो हिंदी में टारगेट्स लगे थे हर दिन. जैसे अगर मैं विलोम शब्द पढ़ रही हूँ, अब राघव प्रकाश ही सब पढ़ते हैं, तो राघव प्रकाश विलोम शब्द देखेंगे तो आप शायद 20-25 पेज के हैं, तो वो एक दिन में आप नहीं पढ़ सकते. तो मैं डेली टारगेट करती थी कि एक दिन में मैं 10 पेज पढ़ूंगी और नेक्स्ट डे में उन 10 पेज को रिवाइज करूंगी. तो एक तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा चीज़ जैसे निबंध है, निबंध लेकर मेरा इतना अच्छा नहीं था हिंदी में. मैं जैसा बोल रही हूँ मेरी कमांड नहीं थी, तो मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ती थी, पत्रिका, और उसमें जो एडिटोरियल पेज आता है दैट आई यूज टू गो. एंड प्लीज़ निबंध मैं डेली लिखती थी. तो और डेली प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन हिंदी. इंग्लिश में मुझे कोई इशू नहीं था, ग्रामर सेक्शन में भी कोई इशू नहीं था, मेरे को रिटर्न में भी कोई इशू नहीं था. तो ये मेरा थोड़ा स्ट्रेंथ था. और आई थिंक अगर आप सच समझ जाए कि आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली आपका हिंदी स्ट्रांग होगा. यू नो योर स्ट्रेंथ्स बेटर एंड यू नो योर वीकनेस बेटर रादर देन मी. तो ऑलमोस्ट सबका स्ट्रांग हो रहा है. अंग्रेजी बहुत खराब है, तो आप उस पे वर्क करना पड़ेगा. इनको आप ये भी बताओ कि वहाँ पेशेंस बहुत चाहिए होगा, तो आप कम से कम 5 महीने 5 डेफिनेटली. अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक हफ्ते में पूरी इंग्लिश पढ़ दूंगी तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आपको एटलीस्ट 5 to 6 मंथ्स का टारगेट रखना पड़ेगा हिंदी में, एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली. अगर आप स्मॉल टारगेट्स रखेंगे यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. उनको लगता है 1.5 घंटे में एक्टिव पैसिव पढ़ लेते हैं फिर हमेशा सही हो जाएंगे. तो फिर बाद में इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, क्या कसूर है, उसने जीवन भर अंग्रेजी पढ़ी. तो ऐसा नहीं हो सकता. एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिनोनिम, वोकेब वाले पोर्शन धीरे धीरे बिल्ड होते हैं. तो आपको अंग्रेजी पे ध्यान देना चाहिए, और अंग्रेजी मीडियम वालों को, फाउंडेशन वाले बच्चों को अभी से हिंदी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए. उसके बाद में अगला एक क्वेश्चन जो है वो बच्चों का रहता है कि मैम जो है वो कितने घंटे पढ़ते थे आप शेड्यूल? मैं 7 to 8 आवर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. एंड मंडे टू फ्राइडे, जैसे जो भी टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करते थे, तो मैं करती थी कि मंडे टू फ्राइडे मैं पढ़ती थी उस सिलेबस जो भी टेस्ट शेड्यूल है. सैटरडे आई यूज टू रिवाइज इट एंड ऑन संडे आई यूज टू गिव द टेस्ट. सो आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो रिलीजियसली उसको फॉलो करो. एंड आई थिंक 7 to 8 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस. बट आई थिंक प्रोडक्टिविटी मैटर्स अ लॉट. आप 14 घंटे पढ़ रहे हो बट योर प्रोडक्टिविटी इज ऑफ 4 hours, देन आई डोंट थिंक सो it's of any use. अगर आप 7 to 8 hours पढ़ रहे हो but your productivity comes to 6 hours, that is more important. So rather counting on your hours कि आप 10 घंटे पढ़ रहे हो, अरे यार वो 14 घंटे पढ़ता है, वो 16 घंटे पढ़ता है, आप इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी देखो, हाउ मच योर प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट. तो आई थिंक 7 to 8 hours. तो मैम यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन ये भी था आपसे कि सेकंड अटेम्प्ट में आप टेस्ट सीरीज के अनुसार चल सकते हो.
यस हाँ, सेकंड अटेम्प्ट आपने जब दिया है तो आप फॉलो कर सकते हो कि अगला टेस्ट है उसमें ये सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश को सब पैरेलल रखते हैं, यस छोटे वाले सब्जेक्ट भी पैरेलल रखते हैं, फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये होता है सेकंड अटेम्प्ट में। जो फर्स्ट अटेम्प्ट में इंप्रूव नहीं कर पाते या कम रैंक हो जाती है, अपन यही करते थे, छोटा वाला सब्जेक्ट एक पढ़ना है इस वीक में, टेस्ट को फॉलो करना है और हिंदी इंग्लिश कंटिन्यू रखनी है। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट वाला अगर फॉलो करेगा तो उसका सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, क्योंकि 3 महीने में एकदम नया है बहुत सारे लोगों के लिए। तो उनको बार बार हम यही कहते हैं कि पहले आप टेस्ट नंबर लाने के लिए नहीं, यहाँ रैंक लाने के लिए मत कीजिए। आप टेस्ट केवल और केवल जो है वो कंटिन्यूटी के लिए दीजिए। 15 दिसंबर तक आप रुकिए, तब तक सिलेबस पूरा हो जाए, फिर आप शेड्यूल के अनुसार जो है चले। पुराने वालों को फॉलो करने में दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप फॉलो करोगे तो आप नए सब्जेक्ट जो पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो एज अ फ्रेशर भी आप इनको आप बताओ। अगर आप फ्रेशर हैं और आप जैसे अभी 2 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो अभी प्लीज़ 1 महीना अपने कंटेंट डेवलप और कंटेंट बिल्डिंग पे काम कीजिए। क्योंकि आप टेस्ट, ठीक है आप टेस्ट सीरीज लिख देंगे, बट अब आपको कंटेंट ही नहीं पता तो आप उसमें क्या लिखेंगे। तो एटलीस्ट आप स्टार्टिंग के 1 और 1.5 मंथ्स, डिपेंडिंग कि आपका कितना आपके पास टाइम है, स्टार्टिंग का 50% जो टाइम पीरियड है दैट शुड बी ओनली डिवोटेड टू योर कंटेंट बिल्डिंग। आप कंटेंट अपना पूरा नोट्स डेवलप कीजिए, कंटेंट डेवलप कीजिए। देन जो आपके लेटर हाफ जो टाइम बचेगा उसमें फिर आप आराम से जितना टेस्ट दो, रैंक लाने के लिए नहीं, रैंक डजंट मैटर्स। मतलब मैंने तो कहाँ पे भी टेस्ट लिखी थी, मैं तो कभी टॉप 100 में आती भी नहीं तो थी। टेबल टॉपर तो कल वर्ल्ड कप में भी देखो, आप अगर जाके फाइनल में नहीं जीतो, टेबल टॉप आप करो कितना भी, तो वो चीज फिर बाद में हाँ हो सकता है आपने मेहनत की वो सारी चीजें। तो ये टेस्ट में टॉप, ये बहुत ट्रेंड ही चेंज हो गया है। टेस्ट में टॉप करने वालों को रिजल्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। बहुत कम रिजल्ट आ रहे हैं। जो मतलब कल हरीश जी आए थे 109 रैंक, नहीं वो हंसराज जी, तो उनकी 109 रैंक है। वो कह रहे थे मैं कभी टॉप आता ही नहीं था। मैं ना जो है वो 7 दिन पढ़ के, और इस टेस्ट में तो कोई भी टॉप आ जाए। 7 दिन केवल राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है, तो फिर केवल 7 दिन राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है तो कोई टॉप कर देगा। तो इसके लिए हमें फाइनल गोल पे जाना, और जो लास्ट वाले 4-5 पेपर होते हैं ना, जो कंप्लीट पेपर होते हैं, उनमें टॉप आओ। हाँ, और रैंक क्या आ रही है उसे डिमोटिवेट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लाइक ये तो मैं खुद पर्सनली कह रही हूँ। उसमें अभी मेरे पास परसों एक फोन आया कि जो है वो सर 105 नंबर आ रहे हैं टेस्ट में, मैं डिमोटिवेट हूँ। मैं को भाई तो कितने चाहिए, फिर तुम बता दो उतने देते हम। तो कभी अगर आपको 142 145 मेंस में नंबर चाहिए तो वो आगे तो आने नहीं है। आगे तो 90 92 100 105 3 पेपर में यही मार्किंग होती है हमेशा। तो ऐसी आदत पहले डालो ही क्यों। अगर आप 60 से आगे हो, नंबर आ रहे हैं, हम बहुत स्ट्रिक्टली, हरीश जी खुद और सारी टीम जो है वो अच्छी लगी हुई है, तो सभी लोग जो है वो सिलेक्टेड कॉपी चेक कर रहे, तो उनको सबने हमने आपस में ना एक मतलब कलेक्टिव डिसीजन लिया था कि नंबर कम से कम देने हैं, ताकि गलत आदत पड़े ही नहीं, है ना। जब हम एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं तो आदमी हर्ट ज्यादा होता है। अपने को सोचना ही है कि 100 105 110 के पास रहना, इन तीन सब नहीं। 150 160 आते भी हैं टेस्ट सीरीज में बच्चों के मार्क्स, पर देखिए वो बहुत पैरामीटर्स होते हैं, उन पे अपने को बात नहीं करनी चाहिए। बट जब फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप 100, आप इस बार देखिए कट ऑफ 314 है। इट्स जस्ट अ 314 कट ऑफ, मतलब पीपल आर नॉट गेटिंग 90 95 आई थिंक कितना होगा अभी देखेंगे फाइनल जो रिजल्ट आएगा। 80 वालों से भी काम चल रहा है, 832 से भी काम चल रहा है। यस यस, तो प्लीज डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल गेट 150 और 160 इन योर फाइनल गो। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन और मैं अगर आपसे पूछूं इसके अंदर है, तो ये जो आपसे मिलके मेरे को एक चीज़ पता चला कि सेल्फ स्टडी, और वो भी दोनों अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी मैम ने जो है वो की है। तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से, वो नुस्खा इनको बताएं। मैं इनको बहुत बार कहता हूँ कि खुद मेरे स्वर्ग है, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, मैं आपको एक मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट एस्पिरेंट जितने भी हैं 90% सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। कहीं पे भी कुछ ज्वाइन किया तो वो 3-4 महीने बाद उनको लगता है टाइम जा रहा है या कुछ भी है, तो वो फिर कंटेंट ले लेता है, टेस्ट दे लेता है, और वो अपने जोन में आ जाता है। वो एक टाइम के बाद में उसे पता चलता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है या टाइम है नहीं, तो हर स्टूडेंट ही जो है वो सेल्फ स्टडी पे आ जाता है। तो सेल्फ स्टडी कैसे की जाए? देखिए, पहला तो प्लीज़ स्पून फीडर्स कभी मत बनिए। आप कंटेंट प्लीज़ मार्केट में से किसी का भी ले लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी का मतलब पर्टिकुलर लें, बट उस कंटेंट को इनोवेटिव और क्रिएटिव करने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ रहे हो, तो SDG आपके सिलेबस में है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो आपके सिलेबस में है। तो सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस के हर पॉइंट पे आपको 2, 5 और 10 नंबर में लिखना आना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर लेट्स सपोज आप SDG पढ़ रहे हो तो डेफिनेशन हज़ारों हैं मार्केट्स में, बट उन हज़ारों को आप कैसे क्रिएटिव कर सकते हो कि इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट इन 1 लाइन आप थोड़ा डायग्राम बना दो। लाइक
SDG है कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट से ली गया है, आप डेफिनेशन लिख दो। और जो SDG गोल्स हैं वो 5P पे बेस्ड है, लाइक प्लैनेट, प्रायोरिटी, पीस। तो दीज Prosperity, थिंग्स नोबडी विल टेल यू, और ये आपको खुद को तब वो पता 5P चलेगा व्हेन concept यू और विल हाँ। डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। और जैसे तो I आप think- SDG के खुद की साइट पे जाएंगे ना, वहाँ एग्जैक्ट डेफिनेशन भी बहुत अच्छी दिखी। यस, तो वो चीजें करो। मतलब आई वुड डेफिनेटली से नेवर बी द स्पून फीडर्स, दैट्स हाँ, इट। अब मैं एक चीज़ ये अगर मैं प्री वाले टाइम की बात, मेरे पास जो है जब मैं प्री में पढ़ा था तो एक दिन मेरे दोस्त मिले, उन्होंने कहा यार कपिल जी आप बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग करवा रहे हो, इतना करंट और सारी चीज़ें आप उपलब्ध करवा देते हो, तो वो चीज़ें प्री में चल जाती हैं। प्री में चलती है, हाँ मेंस ना, में नहीं। मेंस के अंदर जो है वो जो फर्स्ट इस बार हम जो है वो कर रहे हैं, तो सारा कंटेंट बना के दे दिया, वो आपके लिए एडवांटेज है। एडवांटेज है, yes वो sir, एडवांटेज yes है sir. कि आपको, लेकिन आप अपना इनोवेटिव तरीका निकालो। कंटेंट वो सेम सबके पास हो गया है, अभी 4-5 हज़ार स्टूडेंट हमारे से भी जुड़ गए हैं, तो हम पहली बार हैं, लेकिन फिर भी जो है ना बच्चों का मतलब एक प्री के टाइम आपने Yes देखा sir, था, yes sir. तो वो अब बच्चे जो है वो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, तो अब वो सबके लिए कॉमन होता जा रहा है। तो मैं मेरे स्टूडेंट्स को भी ये कह रहा हूँ कि हमने जो प्रोवाइड करवा दिया उसमें वैल्यू एडिशन वैल्यू करो। एडिशन, सी यू नीड टू अंडरस्टैंड द अप्रोच। प्रीलिम्स इज ऑब्जेक्टिव, वहाँ पे आंसर ए तो है तो ए ही रहेगा, बट मेंस में अगर आपको ए है तो ए को बहुत डिफरेंट तरीके से लिखा जा सकता है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच में स्पून फीडिंग विल नेवर हाँ, वर्क। ये चीज मैंने इनको बताई भी है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है या दोहरा लेखांकन प्रणाली Yes, sir. लिखनी है, अगले ने डेफिनेशन पूछी है, ठीक है, आप उससे जो आपका पोर्शन है कॉपी का, उसका जो है वो 60% पार्ट आप डेफिनेशन लिखो, इधर गोला बना के फीचर्स लिख दो, Yes, एरो yes. लगा लगा के। तो आपने लेखांकन जब पढ़ा था तो लेखांकन और उसकी विशेषता Yes, दोनों पढ़ी थी। हाँ. अब डेफिनेशन आप सिंपल लिख के उसके चार फीचर एरो लगा के लिख दो, तो उसको आपने क्या कर दिया है, डेकोरेशन कर दिया है। वो आपकी क्या होगा, कुछ नया तरीका होगा। और आपने एग्जामिनर के लिए भी सिंप्लीफाई कर दिया, नंबर दे आपके दे। आंसर को पढ़ने के लिए। वो आपके डायग्राम को देखेगा रादर देन जो आपने इतनी लंबी चौड़ी लाइन लिखी है। वो He will सबसे go इम्पोर्टेंट with your रहता है। diagrams. हाँ, जैसे अगर हम और भी कोई चीज बात करें, जैसे एसडीजी की बात चल रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की, तो एसडीजी के अंदर पहली चीज, जब भुखमरी का अंत फर्स्ट गोल ये हो गया, yes, तो अब अगले ने पूछ लिया एसडीजी, तो अब केवल उनके नाम लिख के मत आओ, वहां पे आप एक जो है ना वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम लिख के अब लिखना स्टार्ट करो, सारे आ जाएंगे। बाल गोपाल योजना, Yes, अन्नपूर्णा yes, रसोई, नेशनल yes. फूड सिक्योरिटी एक्ट है, Yes. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन Yes, राशन कार्ड, राशन। ये एक जगह से लिख दिया तो ये अट्रैक्टिव हो गया। यस, तो ये कंटेंट सबके पास है, पर इसको इम्प्लीमेंट आपने कर। इम्प्लीमेंट, और इसके लिए आपको एक्सरसाइज पहले ही करनी पड़ेगी, ये एग्जाम से पहले। तो आपको क्या लगता है, जो इस बार मेंस दे रहे हैं बच्चे, तो मैं इनको बार बार एक चीज कहता रहता हूँ कि बड़े वाले क्वेश्चन जो है वो कुछ बन सकते हैं पहले ही, अगर आप दिमाग में फॉर्मेटिंग हाँ, लेके चलें, जो yes. बेसिक सब्जेक्ट्स के हैं, तो जो बेसिक बन सकते, जैसे पूर्वी राजस्थान नहर है, बन सकता है, पता है बनेगा। ईआरसीपी बन सकते हैं, हाँ, लास्ट ईयर आया ही था। हाँ, तो भारत जो योजना क्वेश्चन था। बन सकते हैं, क्या उनको पहले नहीं बना लेना यस, चाहिए? मैंने बनाए थे। इनफैक्ट मैं आत्मनिर्भर भारत था, वो बहुत ही ट्रेंडिंग था उस टाइम पे, मैंने किया और वो क्वेश्चन एज इट इज आया। सिमिलरली जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट पे 10 मार्क का एक क्वेश्चन था, वो मैंने प्रायरली किया था। और जैसे सोलर पॉलिसी था, दिस ईयर पॉलिसी, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो ये तो मैंने प्रायरली ही आंसर्स लिखे हुए थे। द मोमेंट द क्वेश्चन केम इन द फाइनल पेपर, आई थिंक मुझे 15 मिनट लगे थे सर, ज्योग्राफी के तीनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। Time मैंने नहीं लगा? नहीं, जस्ट इन 15 मिनट्स मैंने 30 मार्क्स का कर दिया था पेपर। इसका मेन था कि मैंने प्रायरली आंसर्स लिखे हुए थे उनके एज इट इज। अभी भी और बड़े वाले क्वेश्चन का मैं तो ये कहता हूँ, हर सब्जेक्ट के पहले लिखे हुए हो, और वो भी पूरी डेकोरेशन और फॉर्मेटिंग से Yes, लिखे हो। बिल्कुल। वहां जाके ये नहीं करना कि मैं क्या लिखूं पूर्वी क्या राजस्थान लिखूं, yes, नहर sir. में, या क्या लिखूं मैं इसके अंदर, जो है कोई काल पूछ लिया, या जो है वो पब्लिकेट का क्वेश्चन भी, जैसे एनपीएम आ गया, न्यू पब्लिक हाँ, मैनेजमेंट आ गया, तो वो एकदम पहले से सेट है। Set सामान्य होना चाहिए। विशेषज्ञ क्वेश्चन आ गया, तो वो पहले से सेट क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन पहले तैयार कर लेना चाहिए। डेफिनेटली करने चाहिए। हाँ। मैंने तो खुद नहीं किए, तो मैं तो हमने किए डेफिनेटली हैं, हर कहूंगी आप सब्जेक्ट के कीजिए। मैंने यस मतलब सर, 50-50 60-60 क्वेश्चन तैयार किए ही थे, कि भी बड़ा पर्सन है ना, उसमें ज्यादा नहीं सोचना पड़े। नहीं सोचना पड़ेगा। जो yes. सबके लिए नहीं है वो सबके लिए नहीं है। हाँ, उसमें yes, एक क्वेश्चन था हमारे टाइम में, भारत में पुनर्जागरण, यूएस पश्चिमी पुनर्जागरण से भिन्न कैसे है, एक ऐसा क्वेश्चन था पिछले वाले में हाँ, था। 2018 में था हाँ, ये तो सर। वो क्वेश्चन था, तो उस समय मैं 1 वीक सीरीज कुछ ज्यादा पढ़ा करता था। एक बार फेल हो जाता आदमी, तो दूसरी बार है ना कंटेंट पे विश्वास नहीं रहता, तो नई नई चीजें पढ़ता था। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही टाइप का था, ये क्या लिखे हैं इसमें। तो उस समय मेरे को याद था, वो क्वेश्चन मैंने पहले से तैयार कर रखा था। जादूनाथ सरकार ने उसके 3 पार्ट बताए थे, कि भारत का रेनेसां वेस्टर्न से अलग था। वहां सीधा ही उन्होंने ना वोटिंग,
डिमांडिंग डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की थी, हमने सबसे पहले सोशल रिफॉर्म्स की बात की, फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात की, फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की। तो वो पहले से अगर दिमाग में सेट है तो वो डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन। अब धन के निष्कासन का सिद्धांत आ जाए तो पता ही आ ही सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो उसको हम कर सकते हैं। तो ये एक चीज जो है वो मैं तो सारे दिन मेरे लिए बात हुई कि वैल्यू कौन रहे सारे दिन को तो आ जाए डेली यूट्यूब प्लीज सर की बातों पे बिल्कुल ध्यान दो, और जो कह रहे हैं दैट इज वेरी ट्रू, एवरीबडी इज डूइंग दैट। हाँ, और मैं उसके बाद में मैं आपसे जो है वो अगला क्वेश्चन और जो है मैं आपसे ये पूछूंगा कि टेस्ट सीरीज में लिखने का रोल तो पूरा रहता है। आपने एक चीज़ में बहुत अच्छा बताया कि कंटेंट को याद भी करो, क्योंकि अगर आपको पास कंटेंट नहीं है, फैक्ट नहीं है तो लिखना। एक जो ट्रेंड चल रहा है बहुत ज़्यादा, लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तरफ बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फैक्ट को एकदम अवॉइड करो। तो क्या आपको क्या लगता है ये सही अप्रोच आ रहा है इसके हिसाब से? नहीं, देखिए अप्रोच में फैक्ट्स और आपका एनालिसिस दोनों इम्पॉर्टेंट है। दोनों इम्पोर्टेंट है। मतलब पहले के टाइम पे फैक्चुअल बहुत आता था, बट अभी जो आरएस का आप 2018 और 21 का पेपर देखोगे तो एनालिसिस इज वेरी आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए कल्मिनेशन ऑफ बोथ इज इम्पोर्टेंट के जो है वो हलवा नहीं, फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। मैं बता रही हूँ, जैसे सोलर पॉलिसी पे क्वेश्चन आया तो आप लिखो कि वो कब आया, उसका एग्जैक्ट डेट लिखोगे तो अच्छी बातें बताओगे। और जैसे आत्मनिर्भर भारत आया तो आई थिंक 1000 करोड़ का आई थिंक पैकेज था, जीडीपी का पहले तो 12 गुना था, 10% ऑफ जीडीपी, तो आप वो लिखोगे चाहिए। तो दैट इज आल्सो गुड। ये एनालिसिस का मतलब ये भी नहीं है कि आप कहानी लिख रहे हो, हर क्वेश्चन में फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक तरीका भी है, मैं मतलब जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और आप अगर अपने आसपास के यूपीएससी के अंदर बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है एक ही चीज़ को, और यहाँ पे 100 वर्ड 50 वर्ड 20 वर्ड उनका तरीका अलग है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनालिटिकल अप्रोच तो हमें भी डेवलप करनी है, बट फैक्ट का पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आरपीएससी में आज भी। नहीं, बट इवन यूपीएससी के भी बच्चे पहले ही जैसे एजुकेशन है तो उसके सारे फैक्ट्स लिखते हैं। लेट्स सपोज पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन है तो उसके फैक्ट्स लिखेंगे, कौन कौन से केसेस हैं, तो फैक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ये एग्जाम दोनों किसी भी तरह का दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो फैक्ट पे भी हमें ध्यान देना। फैक्ट एक तरीके से मान लो बेस है आपका, ठीक है, और उसको वो आपके डेकोरेशन और फॉर्मेटिंग में बहुत काम आता है, और वो जो है ना एग्जामिनर को आप ऐसे उभार के देते हो ना तो उसका मन करता है कि मैं प्रश्न में नंबर दे दूं। और फैक्ट्स में सर जैसे अगर इंट्रोडक्शन नहीं समझ आ रहा क्या करें तो आप फैक्ट से इंट्रोडक्शन चालू कर दो, आपको इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा, आप बॉडी में फिर अपना आंसर लिख दो। ये भी सही बात है। जैसे मतलब हिस्ट्री का भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन या होम रूल आंदोलन हो गया, तो अब वहां पे आप कई बार आदमी बच्चों के बहुत टाइम ये समस्या होती है कि स्टार्ट कैसे करें। हाँ, ये सर, तो वहाँ पे फैक्ट बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। आप स्टार्ट कर दीजिए, कब से स्टार्ट हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम दिस गमालिया टैंक एंड बॉम्बे एटसेट्रा, दैट बिकम्स योर फैक्ट एंड योर आंसर आल्सो। चीज है। अगला क्वेश्चन मेरा ये कि जो लर्नर्स जो लड़कियां जो लर्नर्स जो है वो तैयारी अब स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको आप क्या जो है वो एक ऐसी चीज बताओ कि इनको दूसरा अटेम्प्ट नहीं देना पड़े। अपनों को तो देना पड़ा वो अलग बात है, तो हम जो है वो अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ठोकरे हमने खाई हैं वो ये नहीं खाएं, तो ये चीज़ आप उनको जरूर बताओ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। देखो सिलेबस तो लाइक हर वक्त आपके टेबल पे होना चाहिए था, और मैं तो बताऊंगी मेरा सिलेबस इतना फट चुका था लास्ट जब मैंने पेपर दिया था कि बस उसको हल्का सा टियर करोगे तो फट जाएगा। तो सिलेबस का हर पॉइंट जो टॉपिक है उस पर आपको 2, 5 और 10 नंबर पे लिखना आना ही चाहिए। दूसरी चीज़ जैसे अप्रोच होता है, अब देखो हर एग्जाम का अप्रोच अलग होता है और हर पेपर का अप्रोच भी अलग है। लेट्स सपोज इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में अगर आप डायग्राम्स नहीं बना रहे हो इट मीन्स यू आर नॉट जस्टिफाइंग योर आंसर। सिमिलरली पॉलिटी में पॉलिटी में आप आर्टिकल्स लिखोगे, जजमेंट्स लिखोगे, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं या कुछ रिफॉर्म कुछ हुआ है तो वो चीज़ करंट, क्योंकि पॉलिटी में करंट डायनेमिज्म बहुत है, तो पॉलिटी को आपको डायनेमिक करना है। मेंस में आते तो ड्रास्टिक चेंज होता है पॉलिटी के सिलेबस में। आप देखिए सबसे चैलेंजिंग ही वो रहता है पॉलिटिक, आईआर कितना ज्यादा उसके अंदर जो है वो राजनीति की डायनेमिक्स, सारा मतदान व्यवहार कितने पॉइंट आ जाते हैं। और तो सेकेंड थिंग अप्रोच, हर क्वेश्चन का पेपर का अप्रोच अलग है, तो वो चीज़ समझो। और बाकी और टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा लिख सकते हो उतना ज़्यादा लिखो, हर दिन लिखो। आदमी आके यही बोल रहा है फिर भी नहीं लिख रहे मतलब वो मतलब दूसरी बार में समझ में आती है वो चीज़। अगर मैं किसी भी अब तक हम जितने भी लोग मिलते हैं जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अचीव किया है, तो हम जब बात करते हैं तो ये कि पहले अटेम्प्ट में क्या कमी रही, वो कहता है कि पढ़ा बहुत था लिखा नहीं। एक बेसिक यही आंसर मिलता है। तो पढ़ लिया आपने, आप सिलेबस कभी पूरा होता है? कभी नहीं होगा,
कभी नहीं नहीं होगा, लास्ट होगा। तक रहता है, थोड़ी सी देखो पेपर आगे हो जाए। सिलेबस ऐसा है कि टॉपिक जितने भी हैं अब वो डिपेंड करता है। देखो मैं सेकंड में थी तो मेरा पहला 50-60% पहले ही कवर पहले ही था, cover तो था। मुझे इतना पेन नहीं लेना पड़ा। First बट attempt अगर में। आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर रहे हो तो देखो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिलेबस की जितने भी टॉपिक हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो आपको ABCD पूरा ही पता होना चाहिए। तो ये तो मैं सबसे ज़्यादा हाँ, कोई चीज छूटनी बोलूँगी। नहीं चाहिए हाँ एटलीस्ट। और छोटे वाले सब्जेक्ट में तो सबकी डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। डेफिनेटली सब कुछ पता होना चाहिए। हाँ, उसके बाद में जो है वो एक चीज़ मैं आपसे अगर पूछूं तो गर्ल्स को कोई आपकी तरफ से मैसेज कि लड़कियों का लगना और भी ज़रूरी है, लड़कों से ज़्यादा ज़रूरी है। आज जब आप भी, आपका भी बैकग्राउंड अगर हम बात करें तो आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयपुर से हूँ हाँ, सर। जयपुर से रहने जी वाले सर। हैं। तो भी आप जो है वो रूरल बैकग्राउंड के जो गर्ल्स हैं, चाहे जो शहर के हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इनकी उम्मीदें जो है वो जब आप जैसे लोग सिलेक्ट होते हैं तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती है। एक मतलब आरएस को देख के भी आरएस की तैयारी करने की इच्छा होती है कि मैं भी करूं। तो वो एक सेल्फ मोटिवेशन भी इनके लिए रहे, आप थोड़ा सा और बूस्ट कर दो तो ये जो है वो तैयारी अच्छा करने Yes, लगे। देखिए चैलेंजेस लड़का और लड़कियों दोनों में ही बहुत सारे बहुत आएंगे। सारे हैं। तो आई थिंक इस नहीं, हमारे तो बहुत ज्यादा है। Okay, ऐसी बात वो नहीं है। वो सबको ये लगता है। बट चैलेंजेस आप लड़की हो या लड़के हो, मुझे लगता है दोनों के इक्वली चैलेंजेस होते हैं इसमें। और ये जो एग्ज़ाम है ये अपने आप में ही बहुत एग्जॉस्टिव है, 2 से 3 साल का लंबा पीरियड है। तो मुझे लगता है पढ़ाई से ज़्यादा यहाँ पे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट जरूरी है। है। क्योंकि हम शुरू तो बहुत ही जोश में करते हैं कि बस अब हम तो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक ले आएंगे। बट जब धीरे धीरे 2-3 साल होने लगते हैं वो मेंटली हम बहुत वीक होते हैं। तो आई थिंक इनर स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनर स्ट्रांग रहेंगे और आप में रहेगी ये ज़ील कि मुझे बनना ही है रैंक, SDM, RPS, जो भी आपका प्रेफरेंस है, तो उस युद्ध में अगर आपको टिके रहना है तो आई थिंक उसमें आपके मेंटल हेल्थ जरूरी है। हाँ, उसमें पढ़ाई सब कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई कोई बहुत बड़ी चीज़ है। मेंटली स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। और इस एग्जाम के लिए तो बहुत है बहुत क्योंकि जरूरी 3 है, से बहुत 4 साल का लंबा टाइम लग पीरियड जाता है। होता है तो इस ये। दौर में जैसे कल अरीज जी ने कहा कि घर पे बात कर लेनी चाहिए जब भी आपको ऐसा लो फील हो, मम्मी पापा से आप शेयर करें। तो आपके घर में सबसे ज्यादा योगदान आप किसका मानेंगे जब आपकी माय तैयारी में? फादर ऑलवेज, पापा इज पापा, लाइक ही इज लव, सो ही इज लड़कों से ऑलवेज पूछोगे तो मम्मा इज मम्मा। मम्मी इज मम्मी, ऑब्वियसली फादर। और बाकी अपनी हॉबी परस्यू कीजिए। आप डांस करते, लाइक मैं मधुबनी पेंटिंग करती हूँ, तो आई ऑलवेज यूज टू डू। जब भी मैं स्ट्रेसफुल होती थी मैं पेंटिंग कुछ करना बना चाहिए। के दो, हमारा लोगो भी बना दो डेफिनेटली बूस्टर सर, का। डेफिनेटली आई है विल ना? गिव, आई गिव यू। मधुबनी पेंटिंग तो होती भी शानदार Yes, है। sir. तो मैं ये आपने सही बात बताई कि घर वालों से टाइम टू टाइम बात करनी चाहिए, क्योंकि Yes. उससे बहुत सारे लोग जोश में बहुत अच्छा स्टार्ट करते हैं। यस यस। और स्टार्टिंग में लगता है कि ये आदमी अगर खेल गया तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देगा, लेकिन 5-4 महीने 3-4 महीने के बाद में वो जोश धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वो मोटिवेशन जब आपकी है ना, मोटिवेशन दूसरों को देख के नहीं खुद से होगी, या अपने घर वालों के लिए होगी, या खुद को Parents, प्रूव yes, करने sir. के लिए Yes, होगी, sir. Yes, या उनके सपनों को पूरा कर। और वो बर्डन में नहीं होने चाहिए वो सपने। कभी भी टेंशन में पढ़ाई नहीं करनी, एकदम हरपन मौला हो गया, होगी मस्त भी मौला नहीं, हो गया। होगी भी नहीं होगी भी टेंशन में नहीं। पढ़ाई, कभी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी आपकी। हाँ, और उसके बाद में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो तो रह गया, बूस्टर के बारे में आपका क्या मानना है? नया ऑप्शन है। यस, बूस्टर का मैं आपका इस साल का डेफिनेटली बताऊंगी। मेरे प्रीलिम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। और प्रीलिम्स में जो आपका मैराथन क्लासेस थी सर, मैराथन करंट करंट वाले में चलते मुझे हैं। याद है वो आप इंडियन और इंटरनेशनल कराते थे और राजस्थान का अलग से राजस्थान करवाते का थे। अलग से, हाँ। वो वीडियोस मैंने देखे और आप कहते थे कि बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों के लिए, राजस्थान के बच्चों के लिए इंटरनेशनल करंट पढ़ना बहुत बड़ी बात है, टास्क ये है। आप बोलते थे लाइन। सो आई हैव डन इट एंड यू कैन आल्सो रेफर टू इट। जनरली क्या ध्यान, मतलब वो क्या राजस्थान तो हैबिचुअल लगता है, तो उसको बहुत ज्यादा पढ़ के नेशनल इंटरनेशनल को छोड़ ही देते हैं। यस सर, यस बच्चा भी जैसे मैं क्लासेस लेता तो राजस्थान करंट अफेयर में 4 लाख भी चले गए, हाँ। इंटरनेशनल पे वो 50,000 ही है, Yes, sir, 60,000 ही है। तो वो भी मेरे को भी लगता था कि ध्यान कम दे रहे हैं, और मैं बार बार ये बोलता था कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इनको Yes, ज्यादा sir, बेटर yes, कर लो, और sir. वहां से क्वेश्चन आते भी ज्यादा है। और मैं धीरे धीरे एज ए ऑप्शन के रूप में जो ऑनलाइन पढ़ सके जो बच्चे घर बैठे, हाँ, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और जाना भी नहीं चाहता कोचिंग्स में, और वो 10-10 घंटे की क्लासेस लेके बैठो। तो यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। आई पर्सनली ऑल्सो हैव गॉन थ्रू दिस, सो डेफिनेटली कंटेंट इज ऑल्सो गुड। एंड सर का पढ़ाने का तरीका तो ऑल दो आई वुड से कि सर बहुत राजस्थानी में बोलते थे तो मुझे समझ नहीं आती थी। आई यूज्ड टू स्किप दैट पार्ट, बट यस आई हैव गॉन थ्रू इट, सो यू कैन ऑल्सो कंसिडर इट एज राजस्थानी में करनी पड़ जाती है। Yes, कभी sir, कभी yes, हमारा sir. क्राउड जो है Yes, sir. डिमांड भी ऐसी So रहती you है can- इनकी कि हाँ. सर जो है वो ऐसा आप जो है वो 1-2 आण दो, तो Yes. फिर वो जयकारे लगाने पड़ते हैं। हाँ सर, साल तो बदे वो साल सब- बदे झणकार उठवा दो।
एग्जैक्टली। ऐसे होते हैं, हाँ। यही मैं आपको यही है। और हम जो है वो जनरली मैम से भी हमने रिक्वेस्ट की है कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जिनके लिए अभी जो है वो कहीं कंटेंट में या उसके साथ साथ पढ़ाने में कहीं जो भी थोड़ा बहुत कमी रह रही है, और तो मैम जो है वो पर्सनली आपको पढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। जनरली मैम पढ़ाते हैं पॉलिटिकल साइंस से, यस। तो हम जो है वो ट्राई करेंगे कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो फाउंडेशन में स्टार्ट हो रहा है 28 तारीख से हमारा बैच, तो रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा बहुत, जब आप बूस्टर श्योर टीम, सर। जब एक ऑप्शन उभरा है आरएस में ऑनलाइन एजुकेशन में, ऑफलाइन में हमारा कोई यस संबंध भी सर। नहीं है, ऑनलाइन में एक अफोर्डेबल प्राइस पे हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। अच्छा कंटेंट, अच्छी टीम है, सारे लोगों को भी पहली बार में अच्छे ही लोग जोड़ के लाया। तो अब अगर ऑनलाइन में आप जैसे लोग जुड़ेंगे तो ये और मोटिवेट होते रहेंगे, तो आप टाइम टू टाइम आके थोड़ा इनको श्योर मोटिवेट, सर, और श्योर मेंस वालों को भी जो है वो 1-2 दिन कभी भी आके लास्ट टाइम में डेफिनेटली थोड़ा आप सर। इनको बताते रहे तो जी थोड़ा और सर, अच्छा रहे। डेफिनेटली। तो और लास्ट तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक जैसा मतलब मैंने इंटरव्यू काफ़ी किए हैं और मैं कर भी रहा हूँ, और भी इंटरव्यू होते रहेंगे, लेकिन आपके साथ इंटरव्यू का मतलब मैं बहुत कम बोला हूँ आज। ओके। मेरा स्टाफ जनरली बोलता, मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत कम बोलूँ, लेकिन फिर भी जो है हो जाता है कभी कभी, तो आदत होती है ना टीचर की, रुका नहीं जाता यस उससे। सर, यस सर, मैं समझ सकती हूँ वो। सेम सेम आई तो वाज आज बराबर बराबर की एक्सपीरियंसिंग बात हुई है। यस तो सर। आज मैं ऐसे लिख के लाया मैम के लिए क्वेश्चन के भी, जो मेरे को ये पूछने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, आज मैम से ही पूछेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपको सो अच्छा मच लगा होगा सर। हमारे या लिए, श्योर सर, है ना? इट्स अ वेरी ग्रेट थैंक यू ऑनर मैम। फॉर और मी। मैं जो है वो जब भी आप कहीं पे भी प्रशासन में हो, कोई भी स्टूडेंट आके मिले तो आप ज़रूर इनकी हेल्प करते रहना, यस क्योंकि श्योर सर। स्टूडेंट्स पीछा करते हुए, यूट्यूब का ज़माना है, आपको देखेंगे, देखने के बाद में जैसे ही आपकी पोस्टिंग होगी तो उनको लगता है ये मैम तो वही हैं जिनको हमने देखा था। यस सर, तो उस समय आप जो है वो इनके लिए उतने ही जो है हम्बल रहें और इनको थोड़ा कोऑपरेट डेफिनेटली करते रहें। डेफिनेटली थैंक सर, यू मैम। थैंक यू सो मच सर।